गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। और मैं शालू राय हूँ और हम लोग कर रहे हैं 400 बेस्ट करंट अफेयर की सीरीज, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल सारे इवेंट्स कवर किए गए हैं। ये जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कवर कराऊंगी। 2 पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक किया था। 10 पार्ट होंगे, हर पार्ट में 40 क्वेश्चन। ठीक है, ये पार्ट 3 है। शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन बीपीएससी प्लेटफॉर्म का डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारे फ्री पीडीएफ आपको मिलेंगे, सारे उसके इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं, और रिवीजन सीरीज जो चल रही है रवि सर की, उसके भी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, जो कि बीपीएससी क्वालिफाइड ऑफिसर्स ने बनाई है। अगर आप वो लेंगे, उसमें इनरोल कराएंगे, तो आपको बहुत सारी पीडीएफ, जैसे कि मैं ये करा रही हूँ, इन सबकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए, उसमें आपकी काम की चीज़ें मिलेंगी आपको। ठीक है, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स? ठीक है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक जीसीआई 2020 में, जो कि पब्लिश हुआ था इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा, जिसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है? तो इसमें इंडिया की रैंकिंग है 10th, विच इज़ वेरी गुड। पहले हमारी रैंकिंग जो थी हमारी 40s में हुआ करती थी, वो एक मैसिव जंप है, तो हम लोग अब 10th रैंक पे हैं ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। का क्या मतलब होता है कि हम लोग, इंडिया जो है वो कितना, इसमें साइबर सिक्योरिटी लॉ कितने अच्छे हैं, और अगर कोई दूसरी कंट्री हम पे अटैक करना चाहती है साइबर वॉरफेयर, तो हम कितने तैयार हैं। जिसमें हमारे अभी जो लॉज हुए हैं ना, काफ़ी जो चेंज किए हैं गवर्नमेंट ने साइबर लॉज को लेके, उसके वजह से मैसिव हम लोग को हमारी रैंक में इम्प्रूवमेंट मिला। अगर बात करें कि फर्स्ट कौन सी कंट्री है, सबसे साइबर सिक्योर कौन सी कंट्री है, तो दैट इज़ यूएसए। ठीक है, सेकंड बात करेंगे तो वो है यूके प्लस सऊदी। और इसमें हमने इस रैंकिंग में ना, चाइना की भी रैंकिंग पीछे है काफ़ी, 30s में है, तो उसको भी हमने बीट कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और अगर बात करें कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर का हो सकता है, हेडक्वार्टर पूछ दे, तो वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन रेलवे ने अपना पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम वो ओपन किया है। तो ये कौन से रेलवे स्टेशन पे ओपन किया है? तो ये बैंगलोर रेलवे स्टेशन पे ओपन किया है। हिंदी में ही पढ़ देती हूँ। भारतीय रेलवे का पहला मीठे पानी की सुरंग मछली घर, मतलब क्या होता है आपने देखा होगा, मैं बेसिक लैंग्वेज में समझाती हूँ कि अंडर वाटर आपने देखा होगा, सऊदी या दुबई दुबई वगैरह की वीडियोस में देखा होगा कि अंडर वाटर ऐसे एक्वेरियम रहता है, जिसमें फिशेज रहती हैं, और नीचे ऐसे इंसान चल रहा होता है। और ये ऐसे एक्वेरियम इंडिया में भी है, चेन्नई वगैरह में, तो यहाँ फिशेज रहती हैं। तो इस टाइप का एक मूवेबल फ्रेश वाटर टनल टाइप का एक्वेरियम, टनल टाइप का होता है, एक्वेरियम बनाया गया इंडियन रेलवेज में, ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। तो ये बैंगलोर रेलवे स्टेशन पे बनाया गया है। ठीक है, तो ऐसा पहला फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम इंडियन रेलवेज ने बनाया बैंगलोर रेलवे स्टेशन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इंडिया का पहला ग्रेन एटीएम ये कहाँ सेटअप हुआ है? ग्रेन एटीएम का क्या मतलब होता है? अनाज एटीएम। इसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि नॉर्मल एटीएम होता है, ठीक है, उसमें हम जाते हैं और कार्ड इंसर्ट करते हैं, और हमें जो भी पैसे विड्रॉ करने होते हैं हम ले आते हैं। ये एक अनाज का एटीएम है, जिसमें आप जाएंगे, और आपने देखा होगा कि पहले जो गरीब लोगों को अनाज वगैरह मिलता था, ये किसी वेंडर को दे दिया जाता था, वहां से लोग आते थे, लाइन में लगते थे और अपना अपना अनाज लेते। इससे क्या होता था, वेंडर ही बहुत सारा करप्शन कर लेता था। कई बार ढंग का अनाज आया गवर्नमेंट से, तो उसको बेच के बहुत ही घटिया अनाज लोगों को बांट देता था। इस ग्रेन एटीएम में क्या करेगी गवर्नमेंट, डाल देगी खुद ग्रेन जाके, उसके बाद से लोग आएंगे, उनका जितना लिमिट होगा, मानिए 5 किलो की लिमिट है कि 5 किलो गेहूं जाना, अपना कंटेनर नीचे लगाएगी, वो ऑटोमेटिक में से गिरेगा, लेके चली जाएगी। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट के लिए भी लगाया गया। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ऑल ओवर इंडिया में इसको स्टैब्लिश किया गया। तो पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम में, ये गुड़गांव जिसको बोलते हैं, वहाँ लगाया हरियाणा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला अनाज एटीएम। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया इंटरनेशनल कोऑपरेशन कन्वेंशन सेंटर, जिसको रुद्राक्ष भी बोला है। तो ये कहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट करा? तो ये बनारस में इनॉग्रेट हुआ। हिंदी में पढ़ दे रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर, जिसका नाम है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, इसका उद्घाटन कहाँ किया? वाराणसी में किया। आपने न्यूज में देखा होगा कि एक रुद्राक्ष शेप का, सॉरी मेरी थोड़ी ड्राइंग खराब है, बट फिर मैं कोशिश करती हूँ ड्रॉ करने की, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो पिक्चर। एक कन्वेंशन सेंटर बनाया है, ठीक है, हॉल टाइप का है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स हॉल है, और ये बिल्कुल बुलेट प्रूफ, फायर प्रूफ सब कुछ है। तो ये जापान की मदद से बनाया गया है, और अभी
अभी तक इंडिया में इस टाइप का कन्वेंशन सेंटर इंटरनेशनल जहाँ सारी मीटिंग हो चुकी है, बहुत ही सेफ है ये, सेफ एंड सिक्योर। रुद्राक्ष से शेप में है, इसलिए रुद्राक्ष नाम रखा गया। ठीक है, तो बनाया गया है, तो आप ध्यान में रखिए, इसको भी इनॉग्रेट किया गया बनारस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक मैं आप लोगों को डाउट क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी सवाल मुझसे पूछना है एग्जाम से रिलेटेड एनीथिंग, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं अभी एक सीरीज करूंगी जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब दूंगी, तो आपको जो भी पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, ये कहाँ से पढ़े, वो कहाँ से पढ़े। देखिए मेरे हिसाब से जैसे पिछली बार भी मैंने करंट कराया था, आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं जो मेरी वीडियो देख के गया था। 36 से 37 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, बिहार प्लस उस करंट का मिला देंगे नेशनल इंटरनेशनल से, एग्जैक्ट आए थे। बहुत सारे ऑप्शंस भी सेम थे, आप किससे पूछ लीजिएगा। बट मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरा ही पढ़े, आप जिसका भी पढ़े, बट मेरा ये कहना है कि आप उससे ये नहीं कि आप उससे थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा मुझसे पढ़ लें, थोड़ा सा किसी और से पढ़ लें। इससे क्या होता है ना कि आप सेम क्वेश्चन काफ़ी बार पढ़ लोगे, बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। आप जिसका भी शुरू कर रहे हो करंट, आपको उस बुक पे या उस यूट्यूब चैनल पे या उस टीचर पे फुल फेथ रख के आप पढ़िए, और उसको पहले एक बार पूरा कंप्लीट कर लिए वो क्या पढ़ा रहे हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस आप देख रहे हो जो आप नहीं कर पा रहे हो, फिर आप कहीं और से कवर करने की कोशिश कीजिए। जहाँ से शुरू करना है आपको उसको पूरा कंप्लीट करना है। कोई भी बुक 10 बुक के पीछे नहीं भागना है, एक कोई सी भी बुक उठानी है या एक कोई भी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, एक एक आपका पर्टिकुलर सोर्स होना चाहिए, उसको आप पूरा कंप्लीट करें, फिर आप आगे मूव करें। ठीक है, मेरा यही सजेशन रहता है हर बार स्टूडेंट्स को, जहाँ से पढ़ रहे हो उसको पक्का करो, भागना नहीं है इधर उधर। चलिए क्वेश्चन 85 पे चलते हैं। विच इज द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू ओपन एम्बेसी इन इजराइल? तो इसराइल में कौन सी पहली गल्फ कंट्री है जिसने अपनी दूतावास खोला, एम्बेसी खोली है? ठीक है, तो ये हो जाएगा यूएई। आपको पता है कि जो भी गल्फ कंट्रीज हैं या फिर जो भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनका इसराइल से काफ़ी वो रहता है। इनफैक्ट आपको पता है पाकिस्तान के तो पासपोर्ट पे लिखा होता है कि दिस पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इसराइल। तो उनका एक टसल रहता है अपना, तो कोई एम्बेसी नहीं थी, तो यूएई ने अब डोनाल्ड ट्रम्प जब थे तो उनके मीडिएटर उन्होंने किया था ताकि इनके थोड़े रिश्ते अच्छे हो सके, तो पहला वो खुला है यूएई में। ठीक है, और ये अब इब्राहिम अकॉर्ड साइन हुआ था, जिसके तहत ये समझौता हुआ था, और डोनाल्ड ट्रम्प ने मीडिएटर का रोल निभाया था ताकि इसराइल को जो भी गल्फ कंट्रीज एक्सेप्ट करें। और पहला इनका खोला गया है एम्बेसी तेल अवीव में, इसराइल के तेल अवीव में। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की 6 युवा लड़कियों ने, ठीक है, मुरहेन योगा मैट नाम का एक बायोडिग्रेडेबल योगा मैट विकसित किया है? 6 यंग गर्ल्स फ्रॉम विच स्टेट हैव डेवलप्ड बायोडिग्रेडेबल योगा मैट कॉल्ड मुरहेन योगा मैट? तो कौन से तो ये असम की लड़कियों ने, 6 लड़कियों ने, छोटी लड़कियों ने एक योगा मैट। आपको पता है कि आजकल योगा का बहुत ही लोग योग करने लगे हैं और काफ़ी लोग के अंदर अवेयरनेस आ रही है। तो योगा मैट जो है ये एक डिग्रेडेबल योगा मैट है, क्योंकि अभी जो हम लोग योगा मैट बनाते हैं उसमें आपने देखा होगा थर्मोकॉल का वो रहता है, और उस तो ये एक डिग्रेडेबल है और असम की लड़कियों ने बनाया है। तो आपको नाम ध्यान में रखना, मुरहीन योगा मैट असम की लड़कियों ने बनाया है, विच इज़ डिग्रेडेबल इन नेचर। डिग्रेड कर मतलब आप इजीली अगर उसको कोई डिस्कार्ड करता है कि मेरा योगा मैट खराब हो गया, तो इन्वायरमेंट में कोई नुकसान नहीं होगा। क्वेश्चन में 87 पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप? तो फर्स्ट दुनिया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप का नाम क्या है? तो वो है मेफ्लावर 300। ठीक है, सॉरी मेफ्लावर 400, सॉरी मेफ्लावर 400। ठीक है, ये क्या है? वर्ल्ड की पहली इंटेलिजेंस मैनेज्ड वेसल है ये। ठीक है, बेसिक अगर लैंग्वेज में बात करेंगे शिप क्या करती है, तो एक पहले वर्ल्ड की आर्टिफिशियल मैनेज्ड वेसल है जो कि सेल करेगी ट्रांसलैंटिक वॉयज में। इसका मतलब ये होता है कि ये क्या करेगी, जो भी अंदर मैमल है, जैसे ऊपर चल रही है शिप, ठीक है, ये फिश है, शिप चल रही है, तो जो भी नीचे अंदर मैमल्स हैं कौन कौन से हैं, या फिर उनकी प्लास्टिक कितना है वाटर में, या फिर मरीन पोल्यूशन कितना है, ये सब आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस शिप रहेगी, ऑटोमेटिक ये सब कुछ रीड कर लेगी। तो इसका नाम है मेफ्लावर 400, बहुत ही पावरफुल शिप है। नाम आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, इस टाइप की कोई शिप अभी तक वर्ल्ड में नहीं बनी है। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। हु विल बी कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज बाय जापान? तो ये जापान का काफी प्रतिष्ठित सम्मान है। तो ये सम्मान किसको मिला है? तो ये मिला है श्यामला गणेश जी को। और ये कौन है? एक बैंगलोर की टीचर है ये,
जिन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स को जापानीज सिखाई। तो बैंगलोर बेस्ड जापानीज टीचर हैं ये, और इन्होंने प्रमोट किया जापानीज कल्चर को, और इंटरनेशनल रिलेशन में भी काफ़ी, जापान और इंडिया का आपको पता है बहुत अच्छा इंटरनेशनल रिलेशन है, तो उसमें इन्होंने प्रमोट किया, इसलिए इनको ये मिला है। ठीक है, जापान की बात कर लेते हैं। तो कैपिटल क्या है? टोक्यो। अभी यहाँ पे क्या हुआ था टोक्यो में? ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स, सब कुछ पता होना चाहिए आपको। और जापान की मदद से ही हमने रुद्राक्ष कन्वेंशन कन्वेंशन सेंटर बनाया है। ये भी अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया। अगर करेंसी की बात करें, करेंसी क्या है? तो येन। पीएम कौन है? आप पीएम मुझे बताइए, जापान के पीएम कौन है, क्योंकि अभी चेंज हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। साइंटिस्ट हैव रिसेंटली क्रिएटेड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ यूरेनियम, इट इज कॉल्ड एज। तो अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने यूरेनियम का एक हाईएस्ट फॉर्म बना लिया है, तो उसका क्या नंबर है? तो वो है यूरेनियम 214। ठीक है, आपको पता है कि इसके पहले यूरेनियम का लाइटेस्ट फॉर्म होता है यूरेनियम 235 है, और यूरेनियम 238 ऑलरेडी ये सब है। तो ये हाईएस्ट फॉर्म है 214, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी जो है, उन्होंने इनॉग्रेट किया कंट्री का फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस एट विच आईटी इंस्टीट्यूशन। तो ये बहुत ही अच्छा एक रिमार्केबल अचीवमेंट है आईटी के द्वारा। इसमें क्या है कि देश का पहला 3D प्रिंटेड हाउस, ठीक है, 3D के द्वारा इन्होंने प्रिंट किया है। ठीक है, आईटी, कौन सा आईटी में ये बनाया गया है? तो आईटी मद्रास में बनाया गया है। ठीक है, ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, जिसको इन्होंने 5 दिन में प्रिंट करके बना दिया है यूजिंग कॉन्क्रीट 3D प्रिंटिंग। आपने शायद देखा होगा 3D पेन्स होते हैं ना, जिसमें आपने देखा होगा कि जैसे मुझे क्यूब बनानी है, तो मैं अगर क्यूब की शेप में इसको चलाऊंगी, उसके अंदर ग्लू होता है। मैं ये बेसिक एग्जांपल आपको बता रही हूँ। ठीक है, ग्लू रहेगा, आपने देखा होगा प्रिंट होके बन जाता है ना। 3D पेन्स देखेंगे आपने मार्केट में। तो इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके, ठीक है, कंक्रीट के द्वारा 3D पेंटिंग से इन्होंने फर्स्ट स्टोरी बिल्डिंग बनाई है 5 दिन में। तो ये पहला 3D प्रिंटिंग हाउस है इंडिया का, जो कि आईआईटी मद्रास में स्टूडेंट और फैकल्टीज ने मिलकर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। What is the name of first woman officer appointed by BRO, Border Road Organization, to command a road construction company? तो जो हमारी सड़क संगठन है बीआरओ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसके द्वारा नियुक्त पहली महिला अधिकारी का क्या नाम है? तो ये है वैशाली हिवास है। और बीआरओ का अगर हेडक्वार्टर कहाँ है बात करें, तो वो है न्यू दिल्ली में। बीआरओ का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत चर्चा में था, जब आपको पता है कि इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ हो रहा था, तो बीआरओ ने बहुत तेजी में रोड कंस्ट्रक्ट किए हैं बहुत सारे। तो हमारे जितने भी दूसरे कंट्री से जो में सीमा के बोर्ड्स होते हैं, यही ऑर्गेनाइजेशन बनाती है बीआरओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेज इन 2020? विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश है? तो ये है इंडिया। रेमिटेंसेस मतलब क्या होता है कि बाहर से कितने इन्वेस्टमेंट या पैसे सबसे ज्यादा कौन से देश में आए, तो वो आए इंडिया में। बात करें कि कितने पैसे आए हैं, मतलब अमाउंट क्या है, तो वो है मैसिव 83 बिलियन यूएसडी। और अभी सोचिए आप, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, दिसंबर में रिकॉर्ड कर रही हूँ, और ये रिपोर्ट नवंबर में आई थी, तो उसके हिसाब से इंडिया ने काफ़ी सबसे ज़्यादा इंडिया में रेमिटेंसेस आए 83 बिलियन यूएसडी। ठीक है, विच इज़ हाईएस्ट और दूसरी कंट्री से। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है जिसने लॉन्च किया संजीवनी ऐप? ठीक है, ताकि कोविड पेशेंट को कनेक्ट कर सके पोटेंशियल जो भी प्लाज्मा डोनर है उससे। तो ये स्नैपडील ने सॉरी एक लॉन्च किया था संजीवनी पोर्टल, जिसपे क्या होता है, कोविड पेशेंट जो है जिसको ज़रूरत हो, कि हाँ मानिए कोई पेशेंट है जिसको आपको पता प्लाज्मा की बहुत ज़रूरत थी, तो प्लाज्मा चाहिए, तो वहाँ से इजीली डोनर्स को पता चल जाएगा कि इनको प्लाज्मा चाहिए, तो वो कनेक्ट हो सकते हैं, उनको डोनेट करना है तो दे सकते हैं, और जो जान बचा सकते हैं। तो स्नैपडील का एक इनिशिएटिव था ये संजीवनी पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। सीबीएसई जो बोर्ड है अभी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उन्होंने एक लॉन्च किया है कौन सा मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन जो ऑफर करता है काउंसलिंग फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स? तो ये है सीबीएसई दोस्त फॉर लाइफ।
ठीक है। इसमें क्या है, आपको पता है कि कोविड के दौरान बच्चे 2 साल तक घर पे ही थे, घर से उन्होंने पढ़ाई की, तो बच्चों को मेंटल भी बहुत इफेक्ट पड़ा है इस चीज़ का। तो ये काउंसलिंग होगी इससे, सीबीएसई 216। इसके साथ साथ अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके तहत इसको लाया गया है। काउंसलिंग तो होगी, इसके साथ साथ क्या है कि इसमें जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको एक अच्छा, उनको एक मेंटल लेवल बनेगा, और आपका फिजिकल लेवल भी, आप मेंटल लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मेंटल पीस रहे, पढ़ाई के साथ साथ आप मेंटली भी साउंड रहें। ठीक है, तो मेंटल सोशल वेलनेस के लिए इसको बनाया गया, और ये रहेगा 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 95 में चलते हैं। 2022 से फीफा का, आपको पता है फीफा क्या है? फुटबॉल की जो फेडरेशन है, जैसे आपको पता है कि क्रिकेट की आईसीसी होती है, वैसे फुटबॉल की सबसे बड़ी फेडरेशन है फीफा। तो अंडर 17 वुमेन्स का वर्ल्ड कप जो है वो कौन से देश में होगा? तो ये होगा इंडिया में, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि अंडर 17 फीफा वुमेन्स इंडिया में हेल्ड किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड द इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 इन द इंडिविजुअल कैटेगरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज? तो इसका अवार्ड मिला है साजी एनएम। इन्होंने जो भी इंडिया की जो भी पालतू प्रजातियां थी, इनका संरक्षण किया है। ठीक है, और इन्होंने कोई इंडिविजुअल लेवल पे किया, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं करा है, और इन्होंने कंजर्वेट किया है। कंजर्वेशन कैसे हो सकता है? जो जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को कि देख, जो भी उस टाइम के पौधे हैं उसकी देखभाल करें, नए पौधे लगाएं, और लोगों को एजुकेट करें। तो उन्होंने किया, इसलिए इनको इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मान किया गया। साजी एनएम। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। हु हैज बीन कन्फर्ड विद स्पेन्स टॉप प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियाज अवार्ड इन द सोशल साइंस कैटेगरी? तो अमर्त्य सेन जो है, इनको, ये काफी इंडिया के फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, तो इन्होंने प्रमोट किया है जस्टिस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इनको ये अवार्ड मिला है। 87 साल के हैं ये, और इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, काफी फेमस, आपने नाम जरूर सुना होगा, अमर्त्य सेन। क्वेश्चन 98 पे चलते हैं। कौन सा आर्चर है जिसने 3 गोल्ड मेडल जीते थे एट द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 इन पेरिस? तो इनका नाम है दीपिका कुमारी, और ये आर्चरी वर्ल्ड का एक तो ओलंपिक्स होता है, ठीक है, इसके अलावा हर जो भी स्पोर्ट होता है, माने क्रिकेट है तो उसका आपने देखा होगा कि आईसीसी वर्ल्ड कप होता है। ठीक है, फुटबॉल है, फीफा वर्ल्ड कप होता है। तो ऐसे ही आर्चरी का जो आर्चरी वर्ल्ड कप है, उसमें दीपिका कुमारी ने जो है, उन्होंने 3 मेडल जीता था। झारखंड की ये रहने वाली हैं, और इंडिविजुअल कैटेगरी मिक्स्ड में इन्होंने ये गोल्ड जीते हैं। और ओलंपिक्स में भी इंडिया की तरफ से यही गई थी, और ये वर्ल्ड नंबर 1 बनी थी जब इन्होंने ये गोल्ड जीता था। ओलंपिक्स में ये मतलब कुछ जीत नहीं पाए मेडल, बट ये अभी फीमेल में इंडिया की बेस्ट आर्चर है दीपिका कुमारी, झारखंड की रहने वाली है। और इनके हस्बैंड भी आर्चर हैं, तानु दास, उन्होंने भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, वो भी मेडल नहीं जीत पाए, बट इज ऑल, अभी इंडिया के हमारे जो भी सिंगल आर्चर्स हैं उनमें बेस्ट है सब, ये बेस्ट ऑफ 8 में गए थे, तो नाम आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। कौन सी सिटीज हैं जिन्होंने जॉइंटली जीता है स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए? आपको पता है कि स्मार्ट सिटीज का एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, जिसमें 100 स्मार्ट सिटीज को चुना गया था। तो ये अवार्ड कौन से उसने जीता है? तो इंदौर और सूरत दोनों सिटीज ने जॉइंटली जीता है। ठीक है, ताकि क्योंकि इन लोग का ओवरऑल डेवलपमेंट बढ़िया रहा है। अगर ये सिटीज देखिए, जो स्मार्ट सिटीज का जो रैंकिंग है ना, एक तो होगा कि सबसे अच्छा सिटी किसने परफॉर्म किया, एक है सबसे अच्छा स्टेट। ठीक है, तो सिटी में हमारा आ गया इंदौर और सूरत, और स्टेट की बात करें तो वो कौन सा है? यूपी। यूपी की ज्यादा सिटीज ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, इसलिए यूपी टॉप में है। उसके बाद है एमपी, उसके बाद है तमिलनाडु। ठीक है, और जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है, इसमें क्या क्या आता है, मतलब समग्र विकास, सॉरी, क्या क्या आता है? तो सोशल एस्पेक्ट आता है, अर्बन मोबिलिटी कितनी है, गवर्नेंस कैसा है, मतलब पुलिस कैसी है, कल्चर कैसा है, शहरी इन्वायरमेंट कैसा है, सैनिटेशन कैसा है, इकोनॉमी कैसी है, वाटर कैसा है। तो इन सब में देखा जाए इंदौर और सूरत को, और इंदौर को अगर देखा जाए तो क्लीननेस में इंदौर सबसे साफ शहर है, पिछले 4 सालों से फर्स्ट पे आ रहा है।
ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे क्लीन सिटी है। 4 साल से हमारे क्लीननेस ड्राइव में ये फर्स्ट पे आ रहा है। इसके साथ साथ इंदौर पहली सिटी है इंडिया की जो वाटर सरप्लस है, क्योंकि आपको सुना होगा कि हर जगह पानी की कमी हो जाती है, तो इंदौर ने अपना वाटर मैनेजमेंट इतना अच्छा किया कि इसके पास ज़्यादा वाटर है, ये दूसरे अपने शहरों को वाटर बेच रहा है इंदौर गवर्नमेंट जो है। तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है इंदौर हर मामले में। चलिए क्वेश्चन में 100 पे चलते हैं। कौन सी डॉक्यूमेंट्री है जिसने अवार्ड जीता फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर एट द 21st न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल? तो न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो है उसमें कौन सी डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है? तो ये अहिंसा गांधी, द पावर ऑफ द पावरलेस, अहिंसा गांधी शक्तिहीन की शक्ति, गांधी जी पे ये डॉक्यूमेंट्री थी, इसने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, और किसने इसको बनाया था? तो ये साउथ अफ्रीकन फिल्म मेकर है अनंत सिंह, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है। अनंत सिंह साउथ अफ्रीका की रहने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 101 पे चलते हैं। हु हैज टॉप द लिस्ट ऑफ एडलगिव हुरुन फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी? तो आपको पता है कि फिलेंथ्रोपिस्ट कौन होता है? समाज सेवी होता है, और सेंचुरी हो गया दशक। ठीक है, सॉरी सेंचुरी हो गया सदी, मतलब 100 ईयर्स, मतलब 100 सालों में अगर हम लोग बात करें तो जैसे 2021 चल रहा है, तो इस 100 सालों में सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट का अवार्ड किसको मिला है? जो कि एडलगिव हुरन, ये एक कम्युनिटी उन्होंने दिया है। तो इसका इसमें आपको नाम है इंडिया के जमशेद जी नुसरवान जी टाटा। ठीक है, तो बहुत ही आप सोचिए कि 10 साल और 1 साल का नहीं है, ये पूरे सदी सेंचुरी के, ठीक है, उन्होंने सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट है, सबसे बड़े समाज सेवी, सबसे ज़्यादा इन्होंने डोनेट किया है। तो आप नाम ध्यान में रखिए, जमशेद जी नुसरवान जी टाटा। ठीक है, जो कि इंडिया से थे। चलिए एक क्वेश्चन में 102 पे चलते हैं। व्हाट इज द स्ट्राइक रेंज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम जिसको बोलते हैं, जो कि सक्सेसफुली अभी डीआरडीओ ने लॉन्च किया है? तो जो कि स्ट्राइक रेंज है अग्नि प्राइम का, वो पूछ रहा है, तो वो है 1000 से लेके 2000 किलोमीटर तक में। ठीक है, 1000 से 2000 किलोमीटर कितना होता है? मतलब ये पूरा पाकिस्तान कवर करेगा। यहाँ से अगर इस मिसाइल को लॉन्च करते हैं तो पूरा पाकिस्तान ही कवर कर सकता है। ठीक है, और ये बहुत ही नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर केपेबल बॉलिस्टिक मिसाइल है, और उड़ीसा के बालासोर से इसको उड़ीसा से इसको टेस्ट किया गया था। और बताओ रेंज जो होती है ना, जनरली हम लोग को वैसे तो यही याद रखनी चाहिए, बट होती ज़्यादा है, बताते हैं लोग कम है। तो ये काफ़ी पावरफुल मिसाइल है जो कि अभी डीआरडीओ ने इंडिजीनियसली बनाई है और लॉन्च की, अग्नि प्राइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना? ठीक है, और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, ये कौन से स्टेट ने लॉन्च करी है? तो इसका जवाब हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट की ये स्कीम है, और इस स्कीम के अंदर जो है वो यूथ जो है उन लोगों को 10 लाख देगी। ठीक है, जिसमें से स्टेट जो 5 लाख स्टेट का होगा, और 5 लाख लोन होगा। ठीक है, मतलब 10 लाख देगी तो 5 लाख तो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, और ये लोन होगा, और जो कि आपको चुकाना होगा। और ये सबके लिए, मतलब जैसे कि हमारी स्कीम आती है जिसमें स्पेसिफिक होता है कि ये कौन से इसको मिलेगा, कौन सी कम्युनिटी को मिलेगा, तो ये ऑल कम्युनिटी बेस्ड है, जनरल से लेके सब लोग इसको ले सकते हैं, और ताकि अपना एक वो लॉन्च कर सकते हैं, कोई भी छोटा उद्योग, और जनरेट कर सकते हैं रेवेन्यू फॉर द स्टेट। क्वेश्चन 104 पे चलते हैं। इंडिया की क्या रैंक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में? तो इंडिया की जो रैंक है वो है 120 आउट ऑफ 156 कंट्रीज, विच इज़ वेरी पुअर। और बात करें कि फर्स्ट कौन सी कंट्री है, तो वो है फिनलैंड, और ये 6th एडिशन है। ठीक है, और इससे पता चलता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट जो है जिसमें सब कुछ आता है, एजुकेशन से लेके हेल्थ से लेके सब कुछ आता है, उसमें इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है? तो 120वीं पोजीशन पे है, फर्स्ट है फिनलैंड, 6th एडिशन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 105 पे चलते हैं। हु हैज बिकम द यंगेस्ट वुमेन टू स्कोर ट्विन हाफ सेंचुरी इन द डेब्यू टेस्ट?
तो डेब्यू टेस्ट में जुड़वा अर्धशतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो वो है शेफाली वर्मा। आपने इनका नाम सुना होगा। 16 साल में इन्होंने डेब्यू कर लिया और इनके नाम काफ़ी फीमेल क्रिकेटर में काफ़ी रिकॉर्ड्स हैं इसके पहले भी। ठीक है, शेफाली वर्मा। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। इंडिया के जो स्प्रिंटर है लेजेंड मिल्खा सिंह, इनकी अभी रिसेंटली मृत्यु हो गई। तो इनके ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ। मिल्खा सिंह जी के बारे में आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। 107 क्वेश्चन में 107 पे चलते हैं। नेम द इंडियन हु हैज वन द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 फॉर हिज कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट द फेमिलिया फॉरेस्ट्री। उस भारतीय का नाम बताइए जिसने यूनाइटेड नेशन के द्वारा लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, ठीक है, ये जीता है, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। तो ये जीता है एक सेकेंड, हाँ सॉरी, ये जीता है श्याम सुंदर जानी जी ने। और ये राजस्थान के रहने वाले हैं और इन्होंने काफ़ी काम किया है फेमिलिया फॉरेस्ट्री में, जिसमें ये है कि एक ट्री को, जैसे कोई भी पेड़ उन्होंने लगाया तो उसको एक फैमिली सिलेक्ट कर देते हैं कि ये आपका एक फैमिली मेंबर है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने लगाया ताकि इससे क्या होता है कि इंसान कनेक्ट रहता है उस ट्री से, फिर उसकी बहुत देख रेख करता है, उसको अच्छे से वो करता है, तो एक ग्रीन फैमिली मेंबर जैसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट से इन्होंने काफ़ी अपने एरिया में प्लांट लगाया है। तो ये काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है जो कि इनको मिला है, श्याम सुंदर जानी जी के, राजस्थान के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। पीएम केयर जो चिल्ड्रन के लिए फंड है, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, जिसमें who have lost both parents due to COVID-19 will get fund of how much amount when they turn 23। तो इसमें है कि अगर कोई बच्चा है जिसके दोनों पेरेंट्स की मृत्यु हो गई है COVID-19 में, तो उनको कितने पैसे मिलेंगे जब वो 23 साल के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें इन लोगों को क्या मिलेगा? 10 लाख रुपए मिलेंगे जब वो 23 साल के हो जाएंगे। ठीक है, इसमें मानिए किसी के फादर की पहले ही डेथ हो गई थी, एक मदर थी और मदर की भी डेथ हुई थी COVID-19 में, तो उनको भी मिलेगा। फादर मदर जो दोनों हैं, उन दोनों की अगर COVID-19 में डेथ हो गई तो भी मिलेगा। ठीक है, तो 10 लाख रुपए मिलेंगे जब वो लोग 23 साल के हो जाएंगे। और इनको हेल्थ इंश्योरेंस में मिलेगा 5 लाख का, जो कि हमारा स्कीम है ना, आयुष्मान भारत स्कीम, उसके अंडर। हमारे कोई बच्चा जिसके पेरेंट्स पहले ही नहीं थे और कोई गार्जियन रहे और गार्जियन की मृत्यु हो गई, तो उन बच्चों को भी ये मिलेगा। ठीक है, जिन्होंने लीगली इनको अडॉप्ट किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड, इसको इंट्रोड्यूस किया गया फार्मर्स के द्वारा अक्रॉस द वर्ल्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इंट्रोड्यूस किया? तो इसको इफ्को ने इंट्रोड्यूस किया। तो इसका इफ्को का क्या फुल फॉर्म है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो इसने इंट्रोड्यूस किया है और गुजरात के कलोल जगह से ये है। और ये क्या है, ये कैसा लिक्विड है कि बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इसका मतलब है कि सॉइल को बहुत ही कम डैमेज पहुंचाता है और बहुत हाई न्यूट्रिएंट है इसमें, और सस्टेनेबल सोल्यूशन है ये, ताकि पोल्यूशन भी कम हो और ग्लोबल वार्मिंग में भी ये लॉन्ग रन में काफ़ी हेल्प मिलता है। ठीक है, आप सोचिए कि आप सोचोगे कैसे लॉन्ग रन में हेल्प मिलेगा कि एक नैनो, मैं लिख दे रही हूँ, एक नैनो यूरिया का जो पार्टिकल है वो 30 नैनोमीटर का है। और जो साइंस के स्टूडेंट है उनको पता होगा कि नैनोमीटर इज 10⁻⁻⁹ है ना, बहुत ही छोटा होता है। तो कन्वर्जन अगर हम लोग करेंगे तो ये 10,000 गुना छोटा है सरफेस एरिया, अगर वॉल्यूम वाइज बात करें हम लोग तो बहुत ही कम उसमें ये काम कर देता है। और इसको बनाना भी बहुत ही ईजी है, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, और सॉइल को डिग्रेड नहीं करता, हाई न्यूट्रिएंट है। तो ये इफको द्वारा इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है जितने भी फार्मर्स अक्रॉस द वर्ल्ड है उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते हैं। कौन से स्टेट ने टॉप किया नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2021? तो इसको टॉप किया केरला ने। ठीक है, नीति आयोग का आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स होता है, उसमें इंडियन टॉप किया। अगर आपने मेरी बिहार सीरीज देखी है तो आपको पता है इसमें बिहार की क्या रैंकिंग है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि नीति आयोग का जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, ठीक है,
सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, इसमें बिहार की क्या रैंकिंग है? फर्स्ट है केरला। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा आप मुझे। क्वेश्चन नंबर 111 पे चलते हैं। सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया कोडिंग। ठीक है, क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को कोडिंग पढ़ाई जाएगी और डेटा साइंस उनके करिकुलम में डाला जाएगा 8 से 12 तक के बच्चों के लिए। तो सीबीएसई ने किस कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है इसको? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ सीबीएसई ने कोलैबोरेट किया, जो कि बहुत ही अच्छा एक वो है। आपने देखा होगा कि आजकल कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 6 से 8 के बच्चों को ही कोडिंग पढ़ाई जाएगी और 8 से 12 तक के बच्चों को डेटा साइंस पढ़ाया जाएगा, जो कि अब जाके इंजीनियरिंग में बच्चे शुरू करते हैं पढ़ना पहला लेक्चर। जिसको भी बच्चों को कंप्यूटर में इंटरेस्ट होगा इजीली ले सकता है, और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इस कोर्स को बनाया जाएगा ताकि और इफेक्टिव हो सके। ठीक है, और 2021-22 का जो सेशन है इसमें इसको लागू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 पे चलते हैं। Which has become the first village in India to achieve 100% vaccination of its adult population? इंडिया का पहला गांव कौन सा बन गया जिसने 100% वैक्सीनेशन कर दिया अपने एडल्ट पॉपुलेशन का? एडल्ट पॉपुलेशन मतलब 18 से ऊपर। ठीक है, अबव 18 प्लस। तो ये गांव जो है बंदीपुर का गांव है, व्यान। ठीक है, बंदीपुर जम्मू एंड कश्मीर रीजन में आता है, श्रीनगर में। तो व्यान है जिसने 18 प्लस सारे लोगों को वैक्सीनेट कर दिया। क्वेश्चन 113 पे चलते हैं। नेम द इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट जिनको पुलिट्जर प्राइज मिला फॉर एक्सपोजिंग चाइनाज वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिटेनिंग मुस्लिम्स। आपको पता है कि चाइना में जो शिनजियांग रीजन है वहां पे उइगर जो मुस्लिम्स हैं उन पे बहुत सारे अत्याचार हुए हैं, जो कि चाइना बिल्कुल नहीं चाहता है कि दुनिया देखे। तो इंडियन ऑरिजिन जर्नलिस्ट कौन है जिन्होंने इसको एक्सपोज किया है रिपोर्ट से अपनी लाके? तो इनका नाम है मेघा राजगोपालन। ठीक है, और इस रिपोर्ट के लिए इनको पुलिट्जर प्राइज भी मिला है, मेघा राजगोपालन को। तो आप नाम ध्यान में रखिएगा, और टॉपिक क्या था वो भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन 114 पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रिलीज माई स्टैम्प ऑन छठ पूजा? तो आपको पता है कि छठ पूजा बिहार का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, तो रविशंकर प्रसाद ने स्टैम्प लॉन्च करा है माई स्टैम्प ऑन छठ पूजा, ताकि लोगों को पता चले इसके बारे में। और ये छठ, इसका थीम भी यही था, अ सिंबल ऑफ सिंप्लिसिटी एंड क्लीनलीनेस। पता है छठ पूजा में क्लीनलीनेस का कितना वो रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं। रिसेंटली कबरताल जो है वो पहला रामसर साइट बन गया बिहार का। ठीक है, तो कबरताल जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो मैं बिहार स्पेशल के वीडियो में आपको काफी बार बता चुकी हूँ, ये बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन में 116 पे चलते हैं। दुलारी देवी जो है वो इंडियन आर्टिस्ट और इलस्ट्रेटर हैं, जो कि कौन से आर्ट ट्रेडिशन को फॉलो करती हैं? ठीक है, तो इसमें से आपको ऑप्शन चुनना है। तो दुलारी देवी जो है मधुबनी पेंटिंग करती हैं, और इनको पद्मश्री मिला है 2020 में। ठीक है, बिहार से इनका ताल्लुक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है कि दुलारी देवी मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड है और इनको 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 117 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं कि इनमें से कौन नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो बिहार में लोकेटेड नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क हाँ है, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिल्कुल है, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिल्कुल है, पलामू नेशनल पार्क है नहीं। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं कि बिहार की कौन सी जगह पे, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर प्रपोज हुआ है और 400 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है? तो ये पटना में बन रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम जी का सपना था ये कि यहाँ पे एक बने, तो वो अप्रूव हो गया और बन भी रहा है। ठीक है, इनका मैनिफेस्टेशन था उनके विजन का, और इसमें उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं साइंस एंड टेक से सब कुछ रहेंगी ताकि बच्चे आके देख सकें, म्यूजियम टाइप का होगा। क्वेश्चन में 119 पे चलते हैं। बिहार ने कितना परसेंट अपने एक्सपेंडिचर का, ठीक है, अपने व्यय का रूरल डेवलपमेंट पे लोकेट किया फॉर द ईयर 2021-22? ठीक है, तो 11.6%। ठीक है, ग्रामीण विकास पे खर्च होगा बिहार बजट में। बिहार बजट की वीडियो भी है, बना रखी है, आप देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो आज का आखिरी सवाल ये है, व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट इन द यूनियन बजट 2021-22? 2021-22 का जो यूनियन बजट आया तो उसमें क्या बताया गया कि सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम क्या है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का? तो है बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटीज। ठीक है,
उधार एवं अन्य देनदारियां। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो, हर वीडियो जो वीडियोस हैं वो ऑल्टरनेट डे पे आ रही हैं, सुबह आपको मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं और पीडीएफ भी आप एप्लीकेशन से ले सकते हैं। हैव अ गुड डे, कीप वर्किंग हार्ड।